कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां जमीन पर कदम नहीं पड़ते बल्कि बीते हुए गुनाहों पर कदम रखे जाते हैं। और कंचनपुर भी एक ऐसी ही जगह थी। अगर आप वहां पर दिन में पहुंच गए तो आपको लगेगा कि ये एक साधारण सा गांव है। वहां के कच्चे रास्ते, कीचड़ में धंसे पैरों के निशान और दूर दूर तक फैले खेत जिनमें हवा चलने पर वहां की फसलें इस तरह से लहराती हैं कि जैसे मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। पर असली कंचनपुर सूरज ढलने के बाद जागता है। शाम के ठीक 6 बजते ही यहाँ सब कुछ बदलने लगता है। पंछियों की आवाज एक एक करके खामोश हो जाती है। कुत्ते जो दिन भर हर अजनबी पर भौंकते हैं वो भी शाम होते ही अपनी पूंछ दबाकर घर के पीछे छिप जाते हैं। यहाँ की हवा ठंडी नहीं होती है बल्कि भारी हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई सांस लेना भूल गया हो और पूरी हवा उसी अधूरी सांस से भरी हो। कंचनपुर गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घर में घुस जाते हैं और हर किसी के दरवाजे पर मोटी मोटी लकड़ियों की कुंडी लग जाती हैं और खिड़कियों पर पर्दे टांग दिए जाते हैं ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके और अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहर झांकने की हिम्मत ना कर सके। यहाँ बच्चे शाम के बाद रोते नहीं हैं। उन्हें रोने से रोका नहीं जाता है बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि रात को आवाज निकालना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है। शाम के बाद हर माँ अपने बच्चे को सीने से इस तरह से चिपका कर सोती है कि जैसे मानो उसने अगर थोड़ा सा भी अपना बच्चा ढीला किया तो कोई अंधेरे में हाथ डालकर उन्हें छीन ले जाएगा। और इसी डर के बीच एक नाम है जो हर घर में मौजूद है, पर किसी के मुंह से ये नाम कभी नहीं निकलता। वो नाम हवा में तैरता रहता है, दीवारों से चिपका रहता है, मिट्टी में दबा रहता है और वो नाम है चंपा। अगर भूल से भी कोई इस नाम को जोर से ले ले तो वहाँ पर बैठे लोग उसे इस तरह से देखते हैं कि जैसे मानो उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। लोग नाम लेने वाले व्यक्ति को डांटने लगते हैं, चुप हो जाओ, उसका नाम मत लेना, वो सुन लेगी। पर कोई ये नहीं बताता कि वो क्या है। बस इतना कहा जाता है कि वो एक चुड़ैल है। लेकिन कंचनपुर की सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वहाँ पर चुड़ैल की कहानी है, बल्कि सबसे डरावना तो ये है कि कोई भी ये नहीं बताता कि वो चुड़ैल आखिर बनी कैसे। गांव के बीचों बीच एक पुराना रास्ता है जहां पर शाम होने के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस रास्ते पर रात के 12 बजे उल्टे पैरों की आहट सुनाई देती है, एड़ी आगे और पंजे पीछे की तरफ। अगर कोई भी उस रास्ते से गलती से निकल जाए तो या तो वो कभी वापस नहीं लौटता या फिर अगर वापस लौटे तो उसको देखकर कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। इस गांव के बुजुर्ग रात में बिना पूजा बिना मंत्र के जागते रहते हैं। वो अपने कानों को खुला रखकर वहाँ की आवाज़ें सुनते रहते हैं, क्योंकि कंचनपुर की रात अगर बहुत ज़्यादा शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। कभी कभी रात को घर के बाहर से हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं और ये हंसी कोई हंसी मजाक वाली हंसी नहीं होती है बल्कि जलने की हंसी होती है। एक इस तरह की हंसी जिसमें खुशी नहीं होती है बल्कि यादें होती हैं। इस हंसी को सुनकर
लोग अपने कान बंद कर लेते हैं और डर के मारे कम्बल को मुंह तक खींच लेते हैं और बस मन ही मन में एक ही दुआ करते हैं कि आज मेरे दरवाजे पर मत आना। सुबह जब सूरज निकलता है तो गांव के सभी लोग फिर से जीवित होने की आशा करते हैं, क्योंकि वहाँ की रात तो मौत के बराबर ही होती है। रात भर जागने के बावजूद भी कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके चेहरे पर सुबह भी नींद नहीं होती है, क्योंकि उसने रात में कुछ सुना होता है, कुछ देखा होता है और कुछ महसूस किया होता है जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। और सबसे अजीब बात, कंचनपुर गांव में कोई भी आदमी अपने खेत के उस हिस्से में फसल कभी नहीं उगाता जहां पर जमीन काली और जली हुई पड़ी है। वो जगह आज भी वैसी ही है जैसी 25 साल पहले थी। किसी आग लगने के बाद वहां से गुजरते वक्त हर एक आदमी अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वहां सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि वहां एक कहानी दबी हुई है और वो कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और कुछ कहानियां मौत के बाद शुरू होती हैं। कहते हैं हर चुड़ैल के पीछे एक औरत होती है और हर औरत के पीछे एक कहानी होती है जिसे कोई भी इंसान जानने की कोशिश भी नहीं करता है। आज से 25 साल पहले कंचनपुर में डर नहीं था। उस वक्त डर को नाम नहीं दिया गया था, डर बस लोगों की आदतों में था। और उसी गांव में रहती थी चंपा। चंपा कोई अलग दिखने वाली लड़की नहीं थी, न उसके चेहरे पर कोई भयानक निशान थे। वो हर सुबह बाकी लड़कियों की तरह कुएं से पानी भरने जाती थी। उसकी चूड़ियां बाल्टी के पानी से टकराकर छन छन की आवाज करती थीं। लेकिन फर्क बस इतना था कि चंपा आसमान की ओर देखती थी, मतलब अपना सिर उठाकर चलती थी। बाकी गांव के लोग सिर झुकाकर चलते थे और चंपा लोगों से सवाल पूछती थी कि हमारे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है, हम डरते क्यों हैं? अगर भगवान सब कुछ देखता है तो फिर हम चुप क्यों हैं? और गांव वालों को यही बातें अक्सर चुभती थीं। और चंपा की माँ भी चंपा को डांटती थी कि बेटी चुप रहा कर, लड़कियां सवाल नहीं पूछती हैं। लेकिन चंपा चुप रहना नहीं जानती थी। और चंपा के पिता भी काफी समय पहले ही मर चुके थे। और उसके पिता कैसे मरे ये बात भी गांव की चुप्पी में दब गई थी। मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि उसके पिता को भी गांव वालों ने मार डाला था। अब घर में चंपा थी और उसकी बीमार माँ, और लोग उनकी मदद तो करते थे लेकिन नजरों से, नजरें जो तौलती थी, नजरें जो शक करती थी, क्योंकि चंपा अकेली थी और कंचनपुर में अकेली लड़की को आसान निशाना माना जाता है। शाम के वक्त जब गांव की बाकी लड़कियां दहलीज के भीतर लौट जाती थीं, तब चंपा खेतों की तरफ घूमने जाती थी। वो खेतों में रुककर सांस लेती थी क्योंकि उसे खुली हवा बहुत पसंद थी। चंपा को लगता था कि दीवारें आदमी को छोटा बना देती हैं और यही बात गांव वालों को सबसे ज्यादा डराती थी। एक दिन जब चंपा खेतों की तरफ घूमने जा रही थी तो गांव के कुछ लड़के उसे पीछे से आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि अकेले घूमती है, पता नहीं क्या क्या करती होगी। इतना सुनकर चंपा तुरंत पीछे की तरफ मुड़ी और उसकी सवाल भरी नजरों को देखकर ही वो सारे लड़के अपने आप ही चुप हो गए। उस दिन के बाद चंपा के बारे में एक नई अफवाह फैल गई कि इसकी आंखें ठीक नहीं हैं, ज्यादा देखती है और ज्यादा समझती है। कंचनपुर में ज्यादा समझदार होना खतरे की निशानी थी। धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को चंपा से दूर रखने लगे। लोग कहने लगे इसके पास मत जाना, नजर लग जाती है। पर किसी ने ये नहीं बताया
कि नज़र आखिर होती क्या है। बस चंपा की नज़र को डर का नाम दे दिया गया। चंपा को ये सारी बातें महसूस होती थीं। उसे बुरा लगता था जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो लोग उसको देखकर चुप हो जाते, और जब वो मंदिर जाती तो लोग 2 कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन चंपा ने खुद को कभी नहीं बदला। वो अब भी खुश रहती थी और सवाल पूछती थी, क्योंकि चंपा को लगता था कि अगर वो सही है तो लोग एक दिन समझ जाएंगे। और फिर आई वो रात, जिस रात को गांव का एक छोटा सा बच्चा मर गया था और सुबह उसकी लाश मिली। उस मरे हुए बच्चे के चेहरे पर निडरता थी और बस ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर पागल हो रही थी। उसका पिता पत्थर जैसा हो गया था। और फिर भीड़ में से एक आदमी बोला कि कल रात इस लड़के को चंपा के घर के पास देखा था मैंने। फिर क्या था, लोग तो चंपा के ऊपर पहले से ही शक करते थे, बस अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बाकी था। चंपा की माँ दरवाजे पर बैठकर रो रही थी और कह रही थी कि चंपा, मैंने तुझको बोला था कि चुप रह, सवाल मत कर, लेकिन तूने नहीं सुनी। इस पर चंपा बोली, माँ, सवाल करना कब से गुनाह हो गया। अगले दिन सुबह पंचायत बुलाई गई और इल्ज़ाम चंपा पर लगाया गया। लोगों ने चंपा से पूछा कि तुम अकेले क्यों घूमती हो रात में, तुम बाहर क्यों गई थी। पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चा कैसे मरा, बच्चे को कौन सी बीमारी थी। पंचायत ने चंपा से पूछा कि तुम कल रात बाहर क्यों गई थी, तो चंपा ने बोला कि मैं खेतों की तरफ टहलने गई थी। चंपा को सबके बीच में खड़ा किया गया था और उसके हाथ पीछे बांध दिए गए थे। सरपंच ने जब चंपा से पूछा कि क्या तुम रात में बाहर थी, तो चंपा ने हाँ में जवाब दिया। और तभी भीड़ में लोग कहने लगे, देखा, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर चंपा बोली कि मैं खेतों में टहलने गई थी, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। लेकिन उस शोर में उसकी ये आवाज़ दबकर रह गई, क्योंकि जब फैसले पहले से ही निर्धारित हों तो सवाल अक्सर दब ही जाते हैं। फिर एक आदमी बोला, इसकी आंखें देखो, ये कोई साधारण आंखें नहीं हैं। लोग कहने लगे कि इसका बाप मर गया है, इसकी माँ बीमार है, ये अकेले रहती है। लोग चंपा को ऐसा महसूस कराने लगे जैसे अकेलापन उस बच्चे के मरने का सबसे बड़ा सबूत हो। फिर गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि ऐसी औरतें गांव को बर्बाद कर देती हैं। आज बच्चा मरा है, कल कोई और भी मर सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति के इतना कहते ही लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया और कहा, गांव की भलाई सबसे ऊपर है। ये वाक्य सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी इंसान नहीं बच पाता। चंपा जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछो, मुझे सबूत दिखाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसकी आवाज़ ढोल नगाड़ों की आवाज़ में दबकर रह गई और लोगों ने ढोल नगाड़े जानकर बजाए ताकि कोई चंपा की बातें न सुन पाए। 2 आदमी चंपा को पकड़कर घसीटने लगे और उसकी माँ रोती रही कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी माँ की बात नहीं सुनी। बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर तैयार था और इसी पर लोग चंपा को जलाने वाले थे, पर अभी किसी को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन आखिरकार चंपा को बांधकर उसी लकड़ी में जला दिया गया। जब चंपा के शरीर में आग लगी तो वो एकदम शांत खड़ी थी और सभी के चेहरे को ध्यान से देख रही थी कि ये वही चेहरे हैं जो कभी मेरे हाथ से पानी पीते थे, कभी मेरे घर बैठते थे। आज वही लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। और जैसे जैसे चंपा खामोश हुई तो एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जैसे मानो किसी ने फिर से सांस ली हो। आग धीरे धीरे बुझ गई
लेकिन जो जलना था वो तो जल चुका था। और उस रात कंचनपुर ने एक लड़की नहीं मारी बल्कि एक नई चुड़ैल बनाई, और ये बात वो लोग कभी भूल नहीं पाए। आग जलती रही, लकड़ियाँ चटक चटक कर बाहर गिरती रहीं, जैसे मानो वो आग भी इस फैसले से नाखुश थी। आग ने चंपा को पूरी तरह से जला दिया था, लेकिन चंपा का जो सबसे कीमती चीज़ उस आग में जला वो था उसका भरोसा। क्योंकि चंपा ने सोचा था कि अगर वो सही होगी तो गांव के लोग उसे समझ जाएंगे, लेकिन कंचनपुर में समझदार होना काफ़ी नहीं है। चंपा की माँ अपनी बेटी को जलता देख जमीन पर पड़ी रो रही थी, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मेरी बेटी। वो और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। चंपा ने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उसके आंखों से आंसू भी नहीं गिरे, क्योंकि आंसू भी अब उस आग में जल चुके थे और आग अब उसके सीने तक पहुंच गई। और फिर चंपा ने बोलना शुरू किया, मैंने कुछ नहीं किया है, आज मुझे बिना कुछ जाने ही मार दिया गया है, मैं बेकसूर थी। धुआं आसमान को छूने लगा, और तभी चंपा ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी आंखें लाल थीं, वो पूरी काली पड़ चुकी थी। और फिर चंपा ने एक बात कही, जब तक ये गांव के लोग अपने बच्चों को नाम देंगे तब तक मेरा दर्द इस मिट्टी में हमेशा रहेगा। अचानक काफ़ी तेज हवा चलने लगी और पीपल की पत्तियां झड़कर नीचे गिरने लगीं। वहाँ पर बादल भी नहीं था, लेकिन काफ़ी घना अंधेरा हो गया। चंपा की आवाज़ अब बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी आवाज़ अब अकेली नहीं थी, उसमें गुस्सा था। चंपा ने कहा, मैं किसी मासूम को तो नहीं मारूंगी, लेकिन जिसने मुझे जलाया, मेरी माँ को दुख दिया, उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। उससे मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जिन्होंने मुझे जलाया है उनकी नसों में मेरा नाम बहेगा। चंपा की ये बातें सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे और कुछ लोग ये कहने लगे कि बस करो, वो मर चुकी है। लेकिन चंपा अभी तक मरी नहीं थी। उसने जोर से सांस ली और आखिरी शब्द बोले, मेरा बदला वक्त लेगा, और वो वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, तेज हवाएं चलने लगीं और आग बुझने लगी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश कहाँ से आ सकती है, बादल तो एकदम साफ थे। अब लोग चंपा से डरने लगे और चंपा की लाश को वहीं छोड़कर अपने अपने घर भागने लगे। चंपा ऐसे ही पड़ी रही, न उसका अंतिम संस्कार हुआ, न उसके लिए किसी ने मंत्र पढ़े। उस रात को कंचनपुर में कोई भी नहीं सोया। लोग इस तरह से डर रहे थे कि जैसे मानो उन्हें किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया है। और सभी लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे से हंसने की आवाज़ आने लगी, और ये आवाज़ किसी हंसी मजाक की नहीं थी, वो इंतजार की आवाज़ थी। क्योंकि चंपा मरी नहीं थी, बस वो बदल गई थी। वो एक ऐसी चुड़ैल बन गई थी जो ना जीवित थी और ना ही मरी थी। उस दिन कंचनपुर में किसी ने अपने घर का दीपक नहीं बुझाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि दीपक जलता रहेगा तो अंधेरा मिट जाएगा और डर नहीं लगेगा। लेकिन उनको कौन समझाए कि डर अंधेरे से नहीं, यादों से आता है। अचानक से एक दिन आधी रात को माधव को ऐसा एहसास हुआ कि बाहर कोई खड़ा होकर कुंडी खटखटा रहा है। ये माधव वही था जिसने चंपा को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की थी। वो अपने घर में चारपाई पर लेटा था। आज उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि चंपा की आवाज़ें गूंज रही हैं। और जैसे ही उसने करवट बदली तो उसे छप छप करने की आवाज़ आई, जैसे मानो गीली मिट्टी में कोई चल रहा हो। माधव का गला एकदम से सूख गया
उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई एकदम पास में खड़ा है। अचानक दरवाजों पर नाखून के निशान बन गए। ये देखकर माधव की पत्नी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और डर के मारे दोनों कांपने लगे। और अचानक से दरवाजे के नीचे से हवा के साथ एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे मानो किसी जली हुई चमड़ी की बदबू है। माधव ने दरवाजे के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश की और उसी पल उसकी सांसें रुक गई। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन निशान स्पष्ट थे। उल्टे पैरों के निशान, पंजे पीछे की तरफ और एड़ी आगे की तरफ। माधव की पत्नी अचानक से जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, वो आ गई है, वो आ गई है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। गांव के लगभग सभी लोग जाग चुके थे। कोई खिड़की से झांक रहा था तो कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था, पर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि बाहर चलकर कोई देख सके, क्योंकि सब जानते थे कि जो बाहर जाएगा वो वापस कभी भी नहीं आएगा। और अचानक से पीपल के पेड़ के नीचे हवा तेज हो गई। अचानक सभी गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक परछाई है, एक टूटे पैरों वाली। और तभी एक आवाज़ आई, छन छन करके, जो कि चंपा की चूड़ियों की आवाज़ थी, जो आग में जल जानी चाहिए, पिघल जानी चाहिए, लेकिन उसकी चूड़ियाँ ना तो जली और ना ही पिघली। वो आवाज़ अब भी कर रही थी। और उस गांव की एक बूढ़ी औरत जो चंपा को जलाते वक्त सब कुछ देख रही थी और तब भी चुप रही। अचानक उसको डर लगने लगा और वो अपने मन ही मन में कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ चंपा की होती है। चंपा की आवाज़ कहती है, अब क्या फ़ायदा, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला था। उस औरत ने बहुत ज़ोर से चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। जब सुबह हुई और सूरज निकला तो कंचनपुर गांव पूरी तरह से बदल चुका था। आज इस गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई थी। वो अपने घर में मरा हुआ मिला और वो था माधव। माधव के चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसकी आंखें भी खुली थीं और उसके बिस्तर के पास उल्टे पैरों के निशान थे। गांव वाले ये देखते ही तुरंत समझ गए कि ये चंपा ही है।